Good morning students and welcome back to yet another video of human digestive system. इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा था. एक बार मैं उसका क्विक रिकैप दूंगा, ठीक है. और कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे मैंने तुम्हें एक नोट्स फॉर्म में आपको कुछ चीज़ें जो है बना के दे रखी हैं. आप लोग मैं थोड़ा पीछे हट जाता हूँ, आप प्लीज़ इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको जो है अपनी कॉपी वगैरह में लिख लेना, ठीक है. क्योंकि ये जो है बिल्कुल समराइज फॉर्म में, ठीक है. और याद रखने में जब एग्जाम्स आते हैं तो उस टाइम पे याद रखने में जो होता है काफ़ी ज़्यादा चीज़ जो होती है हेल्पफुल होती है, ठीक है. और अदरवाइज अगर ये अनक्लियर है तो मेरे को प्लीज़ बता देना. मैं इसकी वैसे फोटो जो है ग्रुप में भी डाल दूंगा, ठीक है. तो सबसे पहले क्या होता है, देखो सबसे पहले जो हमारा डाइजेशन स्टार्ट होता है वो माउथ से होता है, ठीक है. तो माउथ में होते हैं हमारे पास क्या, सलेवरी ग्लैंड्स, ठीक है. सलेवरी ग्लैंड जो होते हैं एक एंजाइम सिक्रीट करते हैं जिसका नाम है सलेवरी एमिलेज. और यहाँ पे जो सलेवरी एमिलेज जो है वो डाइजेशन करता है किसका, स्टार्च का जो होता है वो डाइजेशन कर देता है, ठीक है. अब ये जो स्टार्च जो है ये स्टार्च विद अनडाइजेस्टेड फूड, ठीक है. स्टार्च तो डाइजेस्ट हो गया, उसके साथ बहुत सारा पार्ट फूड का ऐसा है जो कि अनडाइजेस्टेड रह चुका है, ठीक है. वो जो है वाया इसोफेगस वो आता है स्टमक के अंदर, ठीक है. अब इसोफेगस के अंदर कोई भी जो है डाइजेशन नहीं होता है और वहां पे पेरिस्टालिसिस मूवमेंट होते हैं जिसके थ्रू जो होता है खाना हमारा आता है स्टमक में, ठीक है. अब स्टमक में आके क्या होता है, स्टमक में आके हमारे पास जो होते हैं स्टमक की वॉल में हमारे पास होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स. और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होते हैं ये तीन चीजें सिक्रीट कर रहे होते हैं जिसमें से सबसे पहला होता है हमारा HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस और पेप्सिन. अगेन पेप्सिन यहाँ पे एक एंजाइम है, ठीक है. अगेन पेप्सिन यहाँ पे एक एंजाइम है और ये क्या है, ये डाइजेशन करता है ऑफ द प्रोटीन का डाइजेशन कर रहा होता है, ठीक है. पर क्योंकि जो पेप्सिन है, पेप्सिन को एक एसिडिक एनवायरनमेंट चाहिए होता है अपने वर्क को करने के लिए, अपने आप को एफिशिएंटली वर्क करने के लिए, ठीक है. तो उस वो एसिडिक मीडियम कौन प्रोवाइड करवाता है, वो एसिडिक मीडियम आपका HCl प्रोवाइड करवाता है. अब क्योंकि HCl एक काफी ज्यादा जो है खतरनाक एक एसिड होता है, ठीक है, काफी ज्यादा डेंजरस एसिड होता है, ठीक है. तो उसको जो होता है हमारे स्टमक की वॉल को बचाने के लिए, HCl से हमारे स्टमक की वॉल को बचाने के लिए जो होता है हमारे पास म्यूकस होता है, ठीक है. अब देखो यहाँ पे अब जो है प्रोटीन का डाइजेशन हो चुका है, स्टार्च का डाइजेशन ऑलरेडी जो है माउथ के अंदर हो चुका था. अब जो ये जो अनडाइजेस्टेड फूड है ये जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर. और स्मॉल इंटेस्टाइन के में भी एक ड्यूडेनियम पार्ट है. जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सबसे पहला पार्ट आता है वो है ड्यूडेनियम, ठीक है. तो सबसे पहला पार्ट है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडेनियम. अब ड्यूडेनियम जो है ना बेटा सबसे अच्छे क्वेश्चन है अगर देखा जाए, अगर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को अगर हम पढ़ते हैं तो सबसे अच्छे क्वेश्चन और सबसे बेहतरीन क्वेश्चन ये आपके स्मॉल इंटेस्टाइन से बनते हैं क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आपका मैक्सिमम डाइजेशन होता है, ठीक है. याद रखना स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है आपका मैक्सिमम डाइजेशन, ठीक है. अब देखो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आपके पास दो बहुत बड़े ग्लैंड्स होते हैं जो कि अपना सिक्रीशन डालते हैं. सबसे पहला है लीवर और दूसरा है पेनक्रियास, ठीक है. अब जो लीवर है वो लीवर जो है लीवर प्रोड्यूस करता है बाइल जूस, ठीक है. याद रखना हमेशा जो लीवर है वो बाइल जूस तो प्रोड्यूस करता है पर वो बाइल जूस जो होता है कभी भी लीवर अपने पास स्टोर नहीं रखता, ठीक है. वो लीवर अपने बाइल जूस को स्टोर करता है इन द गॉल ब्लैडर, ठीक है. गॉल ब्लैडर जो होता है टाइम टू टाइम जो होता है उस बाइल जूस को जो होता है वो रिलीज करता रहता है इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है. जब जब रिक्वायरमेंट होती है तब तब जो होता है गॉल ब्लैडर से जो होता है बाइल जूस जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, ठीक है. अब बाइल जूस क्या करता है, बाइल जूस जो होता है दो काम करता है. सबसे पहला काम करता है कि यहाँ पे से जो है क्योंकि जो फूड आया था, जो स्टमक से जो फूड आया था उसके पास था HCl यानी एक एसिडिक एनवायरनमेंट में था फूड, एसिडिटी लेके आ रहा था, ठीक है. तो सबसे पहले ये जो बाइल जूस होता है ये जो होता है एल्कलाइन मीडियम क्रिएट करता है, ठीक है. यानी ये जो है एसिडिक जो खाना है, ठीक है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको एसिडिक मीडियम से कन्वर्ट करता है इनटू एल्कलाइन मीडियम में, ठीक है. और दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज करता है वो करता है कि यहाँ पे जो फैट है, अब तक देखो फैट डाइजेस्ट नहीं हुआ था, यहाँ पे जो होता है फैट को जो होता है ब्रेक डाउन कर देता है, फैट को जो होता है छोटे छोटे जो होता है टुकड़ों में तोड़ देता है. यहाँ पे बाइल जूस का ये काम होता है, ठीक है. दूसरा है बेटा आपका पेनक्रियाज. पेनक्रियाज भी अपना सिक्रीशन जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनियम में ही रिलीज करता है, ठीक है. और ये रिलीज करता है पेनक्रियाटिक जूस, ठीक है. अब देखो ये पेनक्रियाटिक जूस के पास फिर से दो एंजाइम्स हैं जिसमें एक है आपका ट्रिप्सिन, ठीक है, एक है आपका ट्रिप्सिन और एक है आपका लाइपेज, ठीक है. ट्रिप्सिन और लाइपेज आपके दो एंजाइम्स हैं इसके अंदर, ठीक है. तो ट्रिप्सिन जो होता है किसका डाइजेशन करता है, ट्रिप्सिन आपका डाइजेशन करता है प्रोटीन का, ठीक है. और आपका जो लाइपेज है लाइपेज डाइजेशन करता है आपका फैट का, ठीक है. तो यहाँ पे यहाँ तक आते आते ऑलमोस्ट जो है सारा का सारा डाइजेशन हो चुका है, ऑलमोस्ट सारा का सारा डाइजेशन हो चुका है, ठीक है. एक क्वेश्चन आता है और ये तुम्हारा एनसीईआरटी की लाइन भी है और एक बार ये आई थिंक एक ही बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है
कि यूजली जो आपके जो हार्बिवर्स होते हैं उनका जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो काफी बड़ा होता है, लेंथ वाइज जो होता है उनका काफी बड़ा होता है देन कार्निवोरस से, ठीक है। उसका रीजन ये होता है क्योंकि जो स्मॉल इंटेस्टाइन जो हार्बिवर्स होते हैं वो जो होते हैं घास खाते हैं, और घास में होता है सेलुलोज, यानी एक जो सेल वॉल होती है, ठीक है। प्लांट सेल का जो सेल वॉल होती है वो किससे मिलकर बनी होती है? सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। और सेलुलोज को डाइजेशन करने सेलुलोज का डाइजेशन करने के लिए जो होती है जो हार्बिवर्स होते हैं उनका स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है बड़ा होता है, जबकि जो मीट होती है, ठीक है, जो फ्लैश होता है, ठीक है, उसको डाइजेस्ट करना कंपैरेटिवली इजी होता है, जिसकी वजह से जो स्मॉल इंटेस्टाइन कार्निवोरस का जो होता है वो छोटा होता है, ठीक है। अब यहाँ तक जो है बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन में ये सारी चीजें जो है तुम्हारी डाइजेस्ट हो चुकी हैं। स्टार डाइजेस्ट हो चुका है, प्रोटीन डाइजेस्ट हो चुका है, फैट डाइजेस्ट हो चुका है, मतलब बेसिकली कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हो चुका है, ये सारी चीजें जो है आपकी डाइजेस्ट हो चुकी है। अब जो बात आती है वो क्या आती है? अब इंपॉर्टेंट जो चीज आती है वो आती है इनको एब्जॉर्ब भी करना है, ठीक है। हमें इन सारी चीजों को जो भी जो चीज जो है डाइजेस्ट करी है उनको एब्जॉर्ब भी तो करना है। अल्टीमेटली फिर यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल होती है उसके अंदर जो होती है विलाई। विलाई होती है बेटा आपके फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, ठीक है। विलाई जो होती है क्या करती है? विलाई जो होती है जो भी जो चीजें हम लोगों ने यहाँ पे डाइजेस्ट मतलब हमारी बॉडी ने जो डाइजेस्ट करी है उन सारी चीजों को जो होता है एब्जॉर्ब करने का, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर उन सारी की सारी चीजों को एब्जॉर्ब करने का काम जो होता है वो करता है क्या? विलाई करता है, ठीक है। अब जो बचा हुआ अनडाइजेस्टेड फूड है, वैसे तो अब तक यहाँ तक सारा फूड डाइजेस्ट हो चुका है, पर जो थोड़ा बहुत भी अगर कुछ चीज अनडाइजेस्टेड तो नहीं, कुछ चीज अब अनएब्जॉर्ब रह जाती है, कोई ऐसा न्यूट्रिएंट है या कुछ पानी वगैरह है, कुछ विटामिन है, अगर वो अनएब्जॉर्ब रह जाते हैं तो वो जाते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर मेनली जो है वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है और थोड़ी बहुत जो न्यूट्रिएंट्स हैं और जो हल्के फुल्के जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह है उनका एब्जॉर्प्शन होता है। एज सच लार्ज इंटेस्टाइन के पास जो है कुछ ज्यादा बड़ा एब्जॉर्प्शन या डाइजेशन नहीं होता है। ये मेनली जो होता है एक तरीके से स्टोरेज की तरह ही काम करता है। कुछ बैक्टीरियाज वगैरह होती है वो तुम हायर क्लासेस में पढ़ोगे, ठीक है। और उसके बाद वाया आपका एनएस जो है, ये जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, कंप्लीटली अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ये बेटा कुछ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। और यहाँ पे ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम खत्म होता है, ठीक है। पर अल्टीमेटली क्वेश्चन निकल के आता है कि हम लोग जो है जब हमने डिस्कशन स्टार्ट करा था और ये सबको पता भी है कि हम लोग खाना खाते हैं जिससे हमें मिलती है एनर्जी, ठीक है। पर अब तक हमने खाना खा लिया, उसे डाइजेस्ट भी कर लिया, अब तक हमें एनर्जी नहीं मिली और ना मैंने कहीं पे ये वर्ड यूज करा है कि अब जो है इस स्टेप पे हमें एनर्जी मिल गई है, ठीक है। कहीं पे भी देख लो हमें अब तक एनर्जी नहीं मिली है, ठीक है। हमने सिर्फ और सिर्फ जो खाने को जो है डाइजेस्ट ही करा है। हर जगह देखो जो भी हमने खाना खाया है उसको हमने डाइजेस्ट करा है, ठीक है। और फूड का हम फूड खाते क्यों है? उसका अल्टीमेट एम क्या होता है? फूड का खाने का अल्टीमेट एम होता है कि हमें जो है उससे फिर वो मिले, क्या कहते हैं, एनर्जी मिलनी चाहिए, ठीक है। और एनर्जी यहाँ पे अभी मिली नहीं है तो क्या है? कहीं ना कहीं तो गड़बड़ हो रही है, ठीक है। तो एक्चुअली देखो ये गड़बड़ नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं है, बस अगर आपको तुमने पहली वीडियो देखी हो उसमें मैंने एक चीज बताई थी कि डाइजेशन क्या होता है। डाइजेशन सिर्फ और सिर्फ होता है ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर फूड, ठीक है। उसमें कभी भी ये नहीं लिखा होता डाइजेशन की डेफिनेशन में कि वहां से आपको एनर्जी भी मिल रही है, ठीक है। उसके लिए एक अलग प्रोसेस होती है। अब होता क्या है, ये जो विलाई है, जो भी इसने चीज न्यूट्रिएंट जो है इसने एब्जॉर्ब करे हैं, ये न्यूट्रिएंट्स अल्टीमेटली कहाँ जाएंगे? ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स जो है अल्टीमेटली वाया ब्लड स्ट्रीम्स ये जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट सेल्स के पास, ठीक है। जो हमारी बॉडी में डिफरेंट सेल्स हैं, हर एक ऑर्गन के जितने भी जो सेल्स हैं, ये विलाई जो है इस खाने को जो है अलग न्यूट्रिएंट्स को जो है अलग अलग सेल्स के पास पहुंचाती है। और हर एक सेल जो है फिर हर एक न्यूट्रिएंट को जो होता है अलग अलग तरीके से यूज करता है, ठीक है। प्रोटीन जो होता है वो प्रोटीन को यूज करता है उसके बिल्डअप करने के लिए, कोई अगर उसके अंदर डैमेज हो चुका है, ठीक है, तो उसको सही करने के लिए यूज करता है, ठीक है। फैट हमारी बॉडी जो होती है इसको एज अ स्टोरेज, फूड स्टोरेज की तरह काम करती है, ठीक है। अब आता है आपका कार्बोहाइड्रेट, मतलब बेसिकली स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपका एनर्जी प्रोडक्शन में। हमारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी का जो प्रोडक्शन होता है उसमें हमारा जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। होता क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट जो है ये सेल के पास जाते हैं, ठीक है। अब सेल जो होते हैं इस कार्बोहाइड्रेट से बनाता है एनर्जी, ठीक है। इस कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेगा सेल, इस कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है, ठीक है, और उससे फिर वो प्रोड्यूस करता है एनर्जी। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेस्पिरेशन। यानी हमें एनर्जी किस प्रोसेस से मिलती है? हमें एनर्जी मिलती है बेटा रेस्पिरेशन की प्रोसेस से, ठीक है। हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं डाइजेशन की प्रोसेस से, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट जो है मैं रेस्पिरेशन स्टार्ट करूंगा।
और इस चैप्टर से रिगार्डिंग मतलब सॉरी चैप्टर से कह रहा हूँ मतलब इस टॉपिक से रिगार्डिंग जो डाइजेस्टिव है हमारा डाइजेस्टिव ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, इस टॉपिक से रिलेटेड बेटा जिसके जो भी डाउट हो प्लीज जो है या तो मेरे को पर्सनली मैसेज कर देना या इस वीडियो के नीचे कमेंट में लिख देना है, जो भी जहाँ पे भी आपको सही लगता है वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर देना, ठीक है। जो नेक्स्ट वीडियो होगी, ठीक है, उसमें मैं ऐसे कवर कर दूंगा और मैं ट्राई करूंगा ऑल्टरनेट डेज की जगह थोड़ा रेगुलर वीडियो लेके आते रहूं, छोटी छोटी वीडियो, थोड़ा रेगुलर वीडियो है जिससे आप लोग भी आप लोगों का भी इंटरेस्ट बना रहे वीडियो को देखने में, ठीक है। तो प्लीज इस चैप्टर से रिलेटेड सॉरी इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी जो क्वेश्चंस है वो मेरे को कमेंट में पूछ लेने हैं जहाँ पे भी आपका मन करे, और कुछ क्वेश्चंस असाइनमेंट क्वेश्चंस मैं आपको इस चैप्टर इस टॉपिक से रिलेटेड मैं आपको दे दूंगा। और चलो अब स्टार्ट करते हैं रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन में क्या होता है बेटा, रेस्पिरेशन में क्या होता है कि जो आपके पास ग्लूकोज है, ठीक है, जो हमारी बॉडी ने जो ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करा है, ठीक है, वो ग्लूकोज जो होता है वो सेल के पास जाता है और सेल जो होता है उससे फिर एनर्जी को जो होता है एक्सट्रैक्ट करता है, ठीक है। वही जो पूरी प्रोसेस है वही है आपका रेस्पिरेशन, ठीक है। अब देखो होता क्या है, ये ग्लूकोज जो है सेल के पास जाएगा, ठीक है। अब ग्लूकोज जो होता है सबसे पहले ग्लूकोज की एक चीज जानना जरूरी है कि ये 6 कार्बन कंपाउंड होता है और इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ठीक है, लीनियर स्ट्रक्चर बना रखा है, एक इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर भी होता है, ठीक है। हमें इसके डायग्राम याद करने की भी जरूरत नहीं है और ना ही ये भी आएगा, ये आपका 11th-12th का पार्ट है। जस्ट मैंने आपको दिखाना था कि ये कैसा स्ट्रक्चर होता है, तो कुछ इस तरीके से ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और एक और चीज हमेशा याद रखना बेटा कि जब भी दो एटम्स हैं, ठीक है, ये मैंने कार्बन कार्बन के एटम्स ले रखे हैं, जब भी इनके बीच का कोई भी जो बॉन्ड है वो टूटेगा, ठीक है, तो एनर्जी जो होगी रिलीज होगी, ठीक है। और जब दो एटम्स के बीच में एक बॉन्ड बनाया जाएगा, ठीक है, तो उसमें हमें एनर्जी देनी होती है, याद रखना, ठीक है। जब भी दो एटम्स के बीच का बॉन्ड टूटेगा तो एनर्जी रिलीज होगी और जब भी दो एटम्स के बीच में हमें बॉन्ड फॉर्म करना है तो हमें एनर्जी देनी पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज बहुत ज्यादा बार बार रिपीटेडली यूज होगी, तो इसको याद रखना, ठीक है। तो ग्लूकोज होता है बेटा 6 कार्बन कंपाउंड। तो ग्लूकोज जो होता है साइटोप्लाज्म में, सेल के साइटोप्लाज्म में घुस चुका है और सेल के साइटोप्लाज्म में जो होता है ग्लूकोज को जो होता है एंजाइम्स के थ्रू जो होता है तोड़ा जाता है इनटू द पायरुवेट, ठीक है। ग्लूकोज को सेल के साइटोप्लाज्म में ही तोड़ दिया जाता है इनटू द पायरुवेट, जो कि होता है 3 कार्बन कंपाउंड, ठीक है। 3 कार्बन कंपाउंड होता है। और देखो यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे दो पार्ट्स में टूट चुका है, एक पार्ट ये एक पार्ट ये, बॉन्ड टूटा, ठीक है। मैंने क्या बताया था, जब भी बॉन्ड टूटता है तो वहां पे एनर्जी रिलीज होगी, तो यहाँ पे भी एनर्जी रिलीज हुई और ये जो ई के ऊपर जो सर्कल है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी एनर्जी रिलीज हो चुकी है, ठीक है। अब देखो होगा क्या, ये जो पायरुवेट मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये पायरुवेट जो होता है फिर इसके पास जो होते हैं कुछ प्रोसेसेस ये अलग अलग करता है और ये डिपेंड करता है बेटा सेल टू सेल डिपेंड करता है, उसके नेचर पे डिपेंड करता है। अब इसको समझना, देखो कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिनको अपने सर्वाइवल के लिए जो होती है ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो विदाउट ऑक्सीजन भी जो होते हैं सर्वाइव कर जाते हैं, ठीक है। और ये तुम लोगों ने कभी सोचा नहीं होगा कि हम लोग जो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं वो हमें पता है कि हमारे सेल के पास जाती है, सेल में भी करती क्या है वो यहाँ पे यूज होती है। जो हम ऑक्सीजन यूज कर हम इनहेल करते हैं ना, उसमें से एक पार्ट जो है ऑक्सीजन का वो यहाँ पे यूज होता है, ठीक है। ऐसे सेल्स जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन करते हैं, यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज को फर्दर तोड़ते हैं, वो ऐसे सेल्स को हम कहते हैं कि वो कर रहे हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। और ऐसे सेल्स को हम कहते हैं एरोब्स, ठीक है। कैसा कर रहे हैं वो, कैसा रेस्पिरेशन कर रहे हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन। और कौन से सेल्स होते हैं जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज को फर्दर तोड़ेंगे, ठीक है। ऐसे सेल्स जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में ग्लूकोज को फर्दर ब्रेक डाउन करते हैं और एनर्जी रिलीज करवाएंगे, ठीक है, उनको वो कहते हैं, उनको हम कहते हैं कौन सी प्रोसेस कर रहे हैं, वो एनारोबिक प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है। तो दो टाइप के रेस्पिरेशन होते हैं, एक होते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन और एक होते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में जो होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो होता है ग्लूकोज को तोड़ा जाता है, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन के में ऑक्सीजन की एब्सेंस में ग्लूकोज को जो होता है फर्दर तोड़ा जाता है, ठीक है। अब इसको एक करके पढ़ते हैं, ठीक है। अब ये पायरुवेट क्या करेगा, ये पायरुवेट जो होगा बेटा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर घुसेगा, ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही घुसा, ठीक है। प्लस O2 का मतलब है कि यहाँ पे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर घुसेगा और यहाँ से क्या रिलीज होगा, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, वाटर बनेगा और एनर्जी जो होगी रिलीज हो जाएगी, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है हम जो एक्सेल करते हैं, ठीक है। ये जो सेल के पास जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड ये वेस्ट प्रोडक्ट होता है, सेल को इसका कुछ काम नहीं होता, ठीक है। तो सेल जो होता है इसे दोबारा से धकेल देगा ब्लड स्ट्रीम्स में, और ब्लड स्ट्रीम जो होती है उसे दोबारा से हमारे लंग्स की तरफ लेके आ जाएंगे और लंग्स जो होगा हमारे नॉस्ट्रल्स के थ्रू जो होता है वो फिर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाती है, ठीक है।
सिंपल प्रोसेस है। क्या होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन है आपका, ये वाला जो पार्ट है ये आपका पूरा एरोबिक रेस्पिरेशन है। क्या हो रहा है एरोबिक रेस्पिरेशन में, ग्लूकोज था 6 कार्बन कंपाउंड, ये ग्लूकोज जो होता है 3 कार्बन कंपाउंड में टूटा, फिर ये माइटोकॉन्ड्रिया में गया और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये ब्रेक डाउन हुआ इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी जो कि मिल गई। ठीक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में होगा आपका इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा, यहाँ पे आपका इथेनॉल प्रोड्यूस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और आपका एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, और इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों ही इसके केस में जो होते हैं ये वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। सेल जो होता है इसे धक्का मार के जो होता है बाहर निकाल देता है। ठीक है, ये आपका यीस्ट में होता है और यही आपका रीजन होता है यीस्ट को जो होते हैं हम जो अल्कोहल प्रोडक्शन में जो होते हैं ना वो यीस्ट इसीलिए यूज करी जाती है। ठीक है, इसका अगर मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ, होता क्या है कि जो आपके जो बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं, जो शुगर मिल्स होती हैं उनमें जो बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं, उन कंटेनर्स में जो होता है शुगर केन को जो होता है भर दिया जाता है और उसके ऊपर से जो होती है यीस्ट डाली जाती है। ठीक है, अब वो क्या करती है, यीस्ट जो होती है वो एनारोबिक प्रोसेस करती है। ठीक है, एनारोबिक प्रोसेस में क्या होगा, एनारोबिक प्रोसेस में वो बनाएगा इथेनॉल बनाएगा। ठीक है, और इथेनॉल क्या है, यीस्ट का एक वेस्ट प्रोडक्ट है, तो इथेनॉल जो होगा वो मतलब इथेनॉल को यीस्ट जो होगी अपनी बॉडी से धक्का मार के बाहर निकाल देती है और यही जो यीस्ट इथेनॉल होता है फिर हमारे लिए जो होता है मतलब बेसिकली जो लोग हैं जो कंज्यूम करते हैं वो उसको बोतल में भर भर के पी जाते हैं। ठीक है, अब एक और प्रोसेस होती है बेटा, होता क्या है कि कभी कभार हमारी बॉडी को ना इंस्टेंटली एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, इंस्टेंटली एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, इंस्टेंटली एनर्जी का रिक्वायरमेंट क्या है कि तो क्या यहाँ से एनर्जी नहीं मिल रही बेटा, एनर्जी तो मिलती है यहाँ से। ठीक है, पर प्रॉब्लम क्या होती है, ये थोड़ी सी ना एक लेंथी प्रोसेस होती है। ठीक है, पूरा जो होता है ना काफी एक अच्छी खासी बड़ी प्रोसेस होती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकडाउन काफी ज्यादा ब्रेकडाउन हो रहा है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपके पास 3 कंपाउंड जो है बन रहे हैं। ठीक है, तो जितना आपको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा तो डेफिनेटली वो प्रोसेस जो होगी स्लो हो जाएगी। ठीक है, तो कभी कभार होता क्या है कि हमारी बॉडी को बहुत एकदम फटाक से एनर्जी चाहिए होती है, तो उस केस में क्या होती है हमारी बॉडी बोलती है ठीक है हम तुझे एनर्जी दे देंगे, पर हम जो है एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं करेंगे, हम एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं करेंगे, हम जो है टाइप ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन ही कर देंगे। ठीक है, जिसमें उससे होगा क्या, वो बहुत तेजी से होगा। ठीक है, वो बहुत तेजी से होगा, पर उसमें एक दिक्कत आती है। दिक्कत क्या आती है, पहले उससे समझने से पहले प्रोसेस को समझते हैं। वही 6 कार्बन कंपाउंड ग्लूकोज है, ये टूटेगा आपका पायरुवेट के अंदर। अब यहाँ पे जो होगा आपका लैक्टिक एसिड बनेगा और एनर्जी रिलीज हो जाएगी। और ये देखो स्पेसिफिकली कहाँ होता है, ये मसल्स में होता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन। होता क्या है, ये जो लैक्टिक एसिड जो 3 कार्बन कंपाउंड जो लैक्टिक एसिड है ना, ये दिक्कत क्रिएट करता है। ये क्या होता है, ये जो लैक्टिक एसिड है ना बेटा, ये लैक्टिक एसिड जो होता है ये हमारे जो मसल्स हैं उसके अंदर घुस जाता है और ये जो होता है उन्हें स्टिफ बना देता है, उन्हें टाइट बना देता है। ठीक है, ये देखते हैं जिम वगैरह में होता है कि जिम वगैरह में जब बच्चे जाते हैं, ठीक है, जिम वगैरह जो बच्चे करते हैं, ठीक है, उनके साथ ये प्रॉब्लम हो जाती है। जो बच्चे जिम वगैरह करते हैं, होता क्या है, वो बच्चे जिम करते हैं अच्छा खासा, ठीक है, बढ़िया जिम करेंगे। ठीक है, अब उनको जो होती है काफी ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, उन बच्चों के पास फर्स्ट डे की बात मैं बात कर रहा हूँ, जब फर्स्ट डे जाते हैं ऑब्वियसली बात है वो बच्चे के अंदर इतनी एनर्जी नहीं होती, वो मसल्स जो होती है इतनी पम्प्ड अप नहीं होती हैं। ठीक है, तो होता क्या है, वो पर्टिकुलर मसल्स हैं जिसपे वो स्ट्रेच कर रहे हैं, वो मसल्स को जो होती है एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो बॉडी जो होती है ये वाली प्रोसेस करने लग जाती है, ये वाला रेस्पिरेशन करने लग जाती है, जिसकी वजह से उन मसल्स के अंदर बन जाता है लैक्टिक एसिड। और लैक्टिक एसिड की वजह से होता क्या है, वो जो मसल्स हैं वो टाइट हो जाती हैं और फिर दर्द होता है। फिर वो होता है ना कि वो बंदे के हाथ यूं हो जाते हैं, वो इसी की वजह से होता है, लैक्टिक एसिड की वजह से होता है। और काफी ज्यादा जब आप घर पे कुछ काम कर लेते हो, काफी ज्यादा सामान वामान ढो लिया, या फिर कभी कभार होता है कि हम बहुत ज्यादा चल दिए तो पैरों में दर्द हो जाता है, वो इसीलिए हो जाता है क्योंकि आपने अपनी लिमिट से ज्यादा अपने आपको पुश करा है, आपको ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी, तो बॉडी आपका ये वाली रेस्पिरेशन करने लगती है जिसमें लैक्टिक एसिड बन जाता है। ठीक है, तो ये कुछ एक प्रोसेस थी, मोटा मोटा प्रोसेस थी। ठीक है, अब देखो इंपॉर्टेंट है कि कभी कभार होता क्या है कि एनर्जी, देखो यहाँ पे एनर्जी बन गई है, ठीक है, ये एनर्जी जो है बन चुकी है। ठीक है, अब ये क्या है, ऐसा तो है नहीं कि हम बेटा एनर्जी, हमारे सेल एनर्जी तभी बनाते हैं जब हमें रिक्वायरमेंट होती है। हमारे सेल जो होते हैं कंटिन्यूअसली जो है एनर्जी को बनाते रहते हैं। ठीक है, और उसे स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, और ये तुमने पढ़ा भी होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया को जो होते हैं हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि वो जो होता है एनर्जी को स्टोर करता है, मतलब एनर्जी बनाता है और उसको स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। और एटीपी को हम क्या कहते थे, एनर्जी करेंसी। ठीक है, तो आप एटीपी के बारे में पढ़ लेते हैं। होता क्या है कि कभी कभार जो होते हैं ना, ये एनर्जी जो होती है बनती तो रहती है बॉडी के अंदर, पर वो यूज नहीं होती। ठीक है, जिस हिसाब से बन रही है उस हिसाब से यूज नहीं होती। ठीक है, तो होता क्या है, हमारे सेल्स क्या करते हैं, हमारे सेल्स इस एनर्जी को जो होते हैं स्टोर करके रखने लग जाते हैं। ठीक है, स्टोर कैसे करते हैं, एक मॉलिक्यूल होता है एडीपी, जिसे हम कहते हैं एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। ठीक है, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। ठीक है, अब यहाँ पे जो होता है ये एडीपी
ये एडीपी क्या होता है, ये एडीपी एक फॉस्फेट के साथ जुड़ता है, ठीक है। अभी मैंने ऊपर बताया था जब दो कोई भी एटम्स जुड़ेंगे तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये एडीपी क्या करेगा, ये एडीपी एक फॉस्फेट के साथ जुड़ेगा और एनर्जी की यूज करेगा। अब ये एनर्जी कहां से आएगी, ये एनर्जी बेटा ये वाली एनर्जी है। अगर हमारे पास ये एनर्जी, हमारे सेल्स जो है इस एनर्जी, ये जो एनर्जी निकल रही है, अगर उस एनर्जी को यूज नहीं कर पा रहा है सेल, यानी जो एनर्जी है वो एक्स्ट्रा बन गई है, ठीक है। तो एनर्जी वो क्या करता है, वो सेल जो है इस एनर्जी को जो होता है यहाँ पे यूज करता है, ठीक है। क्या करेगा, ये एक एडीपी और एक फॉस्फेट को मिला के बना देता है एटीपी, जिसका नाम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। एटीपी बना दिया, ठीक है, एनर्जी यूज करी, एटीपी बना दिया, ठीक है। अब इसका क्या फायदा होगा, इसका फायदा होगा बेटा कि अब ये एटीपी बन चुका है और ये सेल में हमने स्टोर कर लिया। जब कभी भी रिक्वायरमेंट होगी सेल को, जब कभी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तो ये प्रोसेस बिल्कुल रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। रिवर्स कैसे हो जाएगी, एटीपी जो होगा ब्रेक हो जाएगा किसमें, एटीपी ब्रेक हो जाएगा एडीपी के अंदर और फॉस्फेट के अंदर। और क्योंकि यहाँ पे अब ब्रेक हो रहे हैं, दो एटम्स के जो बीच का जो बॉन्ड है वो टूट रहा है, तो यहाँ से एनर्जी निकलेगी और फटाक से जो है सेल को जो होता है एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, बॉडी की जो है को अगर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो वो यहाँ से जो होती है पूरी हो जाती है, ठीक है। तो ये कुछ प्रोसेस थी बेटा, ये हमारा सेलुलर रेस्पिरेशन है, इसको हम कहते हैं, ठीक है। मतलब सेलुलर रेस्पिरेशन है, सेल के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है वो हम ये प्रोसेस है, ठीक है। अब जो फिजिकल रेस्पिरेशन है कि कैसे जो है हम ऑक्सीजन को जो होते हैं इनहेल कर रहे हैं, ठीक है, और कैसे फिर हमारी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रही है, ये एक फिजिकल रेस्पिरेशन में आता है। ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे क्योंकि ये काफी एक अच्छा पार्ट है और उसमें भी वो पूरा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ठीक है। और वो लास्ट टॉपिक होगा, उसके बाद हम फर्दर आगे बढ़ जाएंगे उसके नेक्स्ट टॉपिक में उसी वीडियो में, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बेटा दो टॉपिक खत्म हो चुके हैं चैप्टर के, एक है हमारा डाइजेशन और एक है हमारा रेस्पिरेशन, मतलब सेलुलर रेस्पिरेशन जो है खत्म हो चुका है। इससे रिलेटेड जो असाइनमेंट है वो मैं तुम्हें दे दूंगा और असाइनमेंट की सिंपल सी प्रोसेस ये होगी बेटा कि आपको जो है जो मैं क्वेश्चन सेंड करूंगा वो क्वेश्चन जो है आपको मतलब लिखने अपने हाथ से हैंड राइटिंग में लिख के और उसको जो है मेरी मेल आईडी पे जो है उसे फॉरवर्ड कर देना, ठीक है। एंड आई होप सबको मेल आईडी तो चलानी आती होगी, या तो मेल आईडी पे डाल दो या फिर टेलीग्राम अपना एक क्लास का टेलीग्राम ग्रुप बना लो, जैसा भी आपको सही लगे आप वैसा कर लेना प्लीज। जैसा भी सही लगे वो मुझे बता भी देना, ऐसा नहीं है पता चला 5 बच्चों ने टेलीग्राम पे डाल रखा है और 5 बच्चों ने मेल आईडी पे, जो भी होगा वो एक ही साथ करना, हर एक बच्चा एक साथ करेगा, ऐसा नहीं होगा कि अलग अलग कर रहे हैं, ठीक है। तो यहीं तक था, नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे जो फिजिकल रेस्पिरेशन है वो कवर करेंगे।